तो एक औरत अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी कि तभी अचानक से उसकी बेटी आ जाती है। जब औरत अपनी बेटी को देखती है तो औरत और उसका प्रेमी दोनों घबरा जाता है और घबरा कर अपना अपना कपड़ा ठीक करने लगते हैं कि तभी वो लड़की कहती है, आप घबराइए नहीं, जो काम कर रहे थे उस कार्यक्रम को जारी रखिए, बंद मत कीजिए, लेकिन जो काम आप माँ के साथ कर रहे थे वही काम वही के लिए थे, आपको मेरे साथ भी करना होगा। अब जैसे उसकी माँ और उसका प्रेमी ये बात सुनते हैं वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर उसका प्रेमी कहता है, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो लड़की कहती है और इसके बाद एक ऐसा भयानक कांड होता है जिसमें एक व्यक्ति न कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है बल्कि कई जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों आज की जब घटना सुनेंगे तो आपको भी अंदर से हिला कर रख देगा, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार में एक जिला लगता है भागलपुर और इसी जिले में एक थाना है सनहौला। सनहौला थाने के अंतर्गत ही एक गांव है और उसी गांव में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों जो परिवार का मुखिया था उसका नाम था कैलीदास और उसके पत्नी का नाम सरिता यादव था। दोस्तों उसके परिवार में पति पत्नी के अलावा दो बेटा एक बेटी थी। जो बड़ा बेटा था उसका नाम दयानंद था, छोटा बेटा का नाम अभिषेक था और उसकी जो बेटी थी उसका नाम जूली यादव था। दोस्तों जो दयानंद था वो कहीं बाहर रहकर काम कर रहा था। एक दिन दयानंद के मोबाइल पे ही एक लड़की फोन करती है और कहती है कि चाचा लगभग एक सप्ताह से गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, उनका क्या हुआ। अब जैसे ही दयानंद बात सुनते हैं वो बाहर से अपना काम धाम छोड़ करके अपने गांव चले आते हैं। वो अपने गांव आने के बाद अपने पिता का जहां तहां तलाश करने लगते हैं लेकिन उसे कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता है। वो एकदम परेशान थे कि तभी उसके आसपास के कुछ लोग थे, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर के पास से काफी गंदी बदबू आती है कि तुम पता करो कि बदबू कैसा है। फिर जो दयानंद होता है वो बदबू को खोते खोते पता चलता है कि जो बदबू था उसके घर के आंगन से आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना गंदी बदबू किस चीज का है। वो इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड के लेके आते हैं और जहां से बदबू आती है वहां पे खाना जाता है। जब उस जगह को खाना जाता है तो वहां से एक लाश निकलती है और दोस्तों जो लाश था वो किसी और का नहीं, दयानंद के पिता कैलीदास का ही था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले थे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैलीदास का हत्या कौन कर सकता है और उसे आंगन में कौन गाड़ सकता है। पुलिस वाले इस मामला की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और फिर उसके आसपास से कुछ लोगों से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैलीदास का जो बीवी सरिता थी उसका किसी से अफेयर चल रहा था। अब पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि कहीं हो न हो ये मामला उसी से जुड़ा हुआ हो। अब उसकी पत्नी सरिता यादव थी और उसकी बेटी दोनों को गिरफ्तार करता है और दोनों से पूछताछ करने लगता है। इस पर जो सरिता यादव थी वो हमेशा यही कर रही थी कि भला मेरे पति से क्या दुश्मनी हो सकता है, मैं अपने पति को कैसे मार सकती हूँ। पुलिस वाले तरह तरह से पूछते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बता रही थी। लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं और अपने तरीका से पूछताछ करते हैं, इस पर जो सरिता यादव थी वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल करते हुए सारी कहानी बताती है। और जैसे ही ये कहानी पुलिस वाले सुनते हैं उनको भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसके आसपास के जो भी लोग थे सभी लोग को होश उड़ जाता है। दोस्तों दरअसल जो महिला थी उस महिला और उसका बेटी दोनों ढाबा चला रही थी। वो ढाबा में उसकी बेटी थी और उसका बेटा जो अभिषेक था वो दोनों रहता था। ये तीनों मिल करके ढाबा को बहुत अच्छे तरह से चला रहे थे। उस ढाबा पर तरह तरह के ग्राहक आते थे। उसी ग्राहक में से एक ग्राहक था जिसका नाम दिनेश था। दोस्तों दिनेश था वो अक्सर इसके ढाबा पर आता था और अक्सर खाना खाता था। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हो जाती है और दिनेश से इस औरत का बातचीत होने लगता है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसके बाद जो सरिता यादव थी और दिनेश में एक दोस्ती प्रेम में तब्दील हो जाता है। जब दोस्ती प्रेम में तब्दील होता है तो दोनों के बीच एक बार संबंध बन जाता है। और दोस्तों जब एक बार ऐसा होता है तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद जब भी दिनेश को मौका मिलता था वो ढाबा पर पहुंच जाता था और उस औरत के साथ संबंध बना लिया करता था। दोस्तों समय ही बीत रहा था, दोनों का जिंदगी एक नंबर चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिनेश भी पूरे तरीके से खुश था और औरत भी उससे बहुत ही ज्यादा खुश थी। समय यही बीत रहा होता है कि एक दिन दोस्तों दिनेश जब उस औरत के साथ संबंध बना रहा था कि तभी उस औरत का बेटी आ जाती है।
जब औरत अपने बेटी को देखती है तो घबरा जाती है और घबरा कर वो औरत और उसका प्रेमी दिनेश था दोनों अपना अपना कपड़ा ठीक करने लगते हैं कि तभी वो लड़की कहती है, अरे आप लोग घबराइए नहीं, जो काम कर रहे थे उस कार्यक्रम को जारी रखिए, बंद मत कीजिए, लेकिन जो काम आप माँ के साथ कर रहे थे वही काम वही कृत्य आपको मेरे साथ करना होगा। और जब दिनेश से बात सुनता है तो पूरे तरीके से चौंक जाता है और फिर उसके बेटी को कहता है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो सारी बातें मैं पापा को बता दूंगी, और जब मैं पापा को बता दूंगी तो तुम और मम्मी दोनों बदनाम हो जाओगे और बदनाम होने के बाद तुम मम्मी से कभी नहीं मिल पाओगे। इस पर जो उसकी माँ होती है वो काफी डर जाती है और अपने प्रेमी दिनेश को कहती है, कोई बात नहीं है, आप मेरी बेटी के साथ भी ये सब कर लीजिए। अब दिनेश भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बेटी जो होती है जूली यादव के साथ भी वो सब कुछ कर लेता है। दोस्तों एक बार ऐसा होने के बाद अब जब भी मन करता था जूली भी उसके साथ सब करने लग जाती है। और दोस्तों कभी माँ तो कभी बेटी दोनों के साथ वो अक्सर यही गंदा काम करने लगता है। समय यही बीत रहा था, माँ बेटी और दिनेश तीनों मिल करके खूब मस्ती करते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि ये बात उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी भनक लग जाती है। जब उसके आसपास के लोगों को भनक लगती है तो ये बात उसका पति जो होता है कैलीदास उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बीवी का लक्षण क्रम कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लगता है जैसे दिनेश से उसका अफेयर चल रहा है। जब उसका पति कैलीदास से बात सुनता है तो उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता है और जो बात इसे कहता है उसी को डांट देता है, उसे भला बुरा सुनाता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी और बेटी पर गलत आरोप लगा रहे हो। लेकिन इसके बाद जो कैलीदास होता है उसके भी दिमाग में सब चलने लगता है और वो सोचता है कहीं हो ना हो जो कह रहा था वो बात सच हो, इसलिए अपनी बेटी पर अपने पत्नी पर नजर रखने लगता है, उस पर ध्यान देने लगता है। और एक दिन जब अचानक अपने ढाबे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और दिनेश दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं और रंगलरिया मना रहे हैं। अब जैसे ही उसका पति कैलीदास से चीज देखता है उसे काफी गुस्सा आता है और दिनेश को बुरी तरीके से पीट देता है, उसे भला बुरा कहता है, उसे गालियां देता है और कहता है कि आज के बाद तुम कभी मेरे ढाबा पे मत जाना। दोस्तों दिनेश वहां से चला जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी होती है, अपने पत्नी को भी बहुत भला बुरा कहता है, उसे भी बुरे तरीके से पीट देता है। इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि अब दोबारा हम दिनेश से नहीं मिलेंगे, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। इसका पति सोचता है कि एक बार गलती की है, शायद दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगी, इसलिए उसे माफ कर देता है और धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे समय बीतता है फिर से जो औरत थी दिनेश के साथ बातचीत करने लगती है। अब दिनेश था चोरी छिपे फिर से ढाल पाने लगता है और फिर से माँ बेटी के साथ वही सब कृत्य वही सब काम करने लगता है। समय जैसे तैसे फिर से बीत रहा था कि फिर से उसकी बेटी के साथ जब ऐसा कर रहा था तो अचानक से कैलीदास फिर से देख लेता है। जब अपने बेटी के साथ सब करते हुए देखता है तो कैलीदास को काफी गुस्सा आता है, वो फिर से दिनेश को गाली देने लगता है और कहता है कि पहले तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा करता था, अब तुम मेरी बेटी के साथ ये सब करने लगा। दोस्तों उसे पीटने लगता है कि तभी माँ बेटी दोनों मिल करके कैलीदास का हाथ पकड़ लेते हैं और दिनेश जो होता है मौका का फायदा उठाकर कैलीदास का गला दबा देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके मौत के बाद ये तीनों मिल करके उसके आंगन में गड्ढा खनते हैं और गड्ढा खन के कैलीदास को दफना देते हैं। उसमें दफनाने के बाद अगले दिन ही ईटा मंगाती है और आंगन में उसके ऊपर से ईटा बिछा देती है। लोगों को कहती है कि बरसात का मौसम आ रहा है, आंगन में पानी लग जाता है, इसलिए ईटा बिछा रही हूँ। लेकिन दोस्तों जब कई दिनों तक कैलीदास का कुछ पता नहीं चलता है तो उसकी जो भतीजी होती है वो दयानंद को फोन करती है और दयानंद को कहती है कि भैया चाचा कई दिनों से गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब जैसे दयानंद बात सुनता है वो अपना काम धाम छोड़ करके जो कि बाहर रहता था सीधा अपने गांव आता है और अपने पिता का तलाश करने लगते हैं। जब वो पिता का तलाश कर रहा था तब जाके कहीं सच्चाई लोगों के सामने आती है और लोगों को इसकी पूरी कहानी के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों कभी कभी इंसान चंद मिनटों को खुशी के लिए ऐसी गलती कर जाती है जिसके बाद सारी उम्र उसे सलाखों के पीछे बितानी पड़ती है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि जिंदगी में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आप सलाखों के पीछे जाएं और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बाकी इस पूरी कहानी का मकसद किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको सावधान करना था, जागरूक करना था। पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।